हेलो बच्चों, तो कैसे हो? ठीक है, आज हम करते हैं कौन सा एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज जो 1.5 है जो पूरक समुच्चय पर आधारित है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखते हमारे पास एक हम सेट मान लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट हमने पिछले वीडियो में बताया था क्या होगा कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अगर एक हमने ऐसा यूनिवर्सल सेट लिया है, ठीक है, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यू अगर हमने कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया और हमने ए एक अदर सेट लिया, मान लो कि उसमें 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 ले लिया, तो यू क्या हो गया सार्वत्रिक और ए क्या हो गया एक अलग से सेट लिया हमने। और इसमें एक चीज़ जरूर हम देख सकते हैं कि ए क्या है, उपसमुच्चय है यू का। ठीक है, ए क्या है, उपसमुच्चय मतलब सबसेट है यू का। तो यूनिवर्सल सेट में से इन सारे एलिमेंट को छोड़ के अगर हम कुछ सेट निकालते हैं, मान लो वो क्या हो गया 1 से 5 तक छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 6 7 8 9 10। मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के सारे एलिमेंट को छोड़ देने पर जितना भी बचता है वो क्या कहलाता है, इस सेट का पूरक। ठीक है, इस सेट का ए सेट का पूरक, मतलब सेट ए का पूरक क्या होगा, जो ए में आए हैं वो एलिमेंट छोड़ देंगे हम। ठीक, एक और देखते हैं एग्जांपल। जैसे अगर हमने बी लिया 1 3 5 7 9 हमने क्या ले लिया, ठीक है, बी में एक सेट ले लिया। अब बी का पूरक अगर चाहिए तो बी का पूरक का मतलब होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से बी के सारे एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी का पूरक होगा। तो क्या होगा 2 4 6 8 और 10, ये सब क्या है बी के पूरक है। ऐसे ही एक अगर हमने सी सेट लिया, सी सेट में अगर हमने ले लिया क्या 1 5 9 और 4, अगर इस प्रकार सेट है, देखिए क्रम कोई भी हो सकता है, तो सी का पूरक। तो अब सी का अगर हमको पूरक चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, सी का पूरक क्या होता है, जो सी में आ गए हैं उन सभी को छोड़ दो। तो एक आया 2 को छोड़ दिया, 3 को लिया, 4 आया उसको छोड़ दिया, 5 है उसको छोड़ दिया, 6 को लेंगे, 7 को लेंगे, 8 को लेंगे, 9 आ गया तो उसको छोड़ देंगे और 10 को ले लेंगे। तो किसी भी समुच्चय मतलब सेट का पूरक उसके सारे एलिमेंट छोड़ के सार्वत्रिक समुच्चय में से जितने एलिमेंट बचे उन सभी का समूह जो होता है वो पूरक कहलाता है। और किसी भी सेट का पूरक कैसे दर्शाते हैं, जैसे ए का पूरक है तो उसको दर्शाते हैं ए डैश से, बी का पूरक बी डैश से और सी का पूरक सी डैश से। अब इसको ऐसे तो सिंपली समझ लिया, अब गणित की भाषा में कैसे कि अगर u क्या है एक सार्वत्रिक समुच्चय है तो हम इसको ऐसा दर्शाते हैं, एक क्या है हमारे पास सेट है, ठीक है, ए सेट है हमारे पास और वो क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू u। ठीक, मतलब ए के जितने एलिमेंट है वो x u से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, और एक चीज एवं x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, u से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, a से भी बिलोंग कर रहे हैं, कौन a। लेकिन अगर हम a डैश को दर्शाएं, a डैश को, तो x सच दैट x जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, देखो ये सब u में से तो लिए गए हैं, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब a के एलिमेंट एक भी नहीं है। a में क्या है u के भी है, a में जो है ना u के भी है एलिमेंट और a के भी है कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के तो अवयव होते हैं लेकिन उसी समुच्चय के अवयव नहीं होते, तो वो उसका पूरक कहलाता है। ठीक, और एक हम चीज़ कह सकते हैं कि a क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में किया था अंतर वाले क्वेश्चन, तो हम इसको u दर्शा सकते हैं कि u में से a को छोड़ दो। तो इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं कि a डैश अगर हम चाहिए हमको तो u में से a के एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है किसी संख्या का पूरक, किसी समुच्चय का पूरक। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पूरक। ठीक, और परिभाषा अगर चाहे इसकी तो परिभाषा क्या होगी, सार्वत्रिक समुच्चय यदि a किसी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय u का उपसमुच्चय है। ठीक, a क्या है किसी सार्वत्रिक समुच्चय u का उपसमुच्चय है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से किसमें से सार्वत्रिक समुच्चय में से a के अवयव को छोड़ने पर जितने भी हमको अवयव प्राप्त होते हैं
उन सभी का समुच्चय ए समुच्चय का पूरक कहलाता है। ठीक, मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए तो उसके सारे एलिमेंट छोड़ के सार्वत्रिक समुच्चय के सारे एलिमेंट ले लो, तो वो क्या हो जाता है, पूरक समुच्चय। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट कितना दिया है 1 से 10 तक, और उसमें ए कहा है क्या, 1 से 1 2 1 3 5 7 9 है। देखिए इसका सॉल्व क्या हो जाएगा। देखो ए क्या दिया है हमको, ए क्या दिया है 1 3 5 7 9। तो इसका अगर हमको पूरक चाहिए तो हम पूरक कैसे निकालते हैं, पूरक निकालते हैं u माइनस ए। हर बार ऐसा नहीं करता, उसको करना पड़ता, उसको देख के ही पता चल जाता है। तो u में से इनको सबको छोड़ दो तो क्या मिलेगा हमको, 1 को छोड़ देंगे तो 2 मिलेगा, 3 को छोड़ देंगे तो 4 मिलेगा, 5 को छोड़ देंगे तो 6 मिलेगा, 7 को छोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 9 को छोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो ये क्या मिल गया, इसका पूरक मिल गया। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यू क्या है, सह शिक्षा, मतलब को एजुकेशन क्या है, स्कूल है, मतलब इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब 11वीं के जितने भी विद्यार्थी है उसका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, मतलब यू क्या है, कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और ये क्या कहा है, कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय है। ठीक, तो हमको क्या पूछा उन्होंने, ए डैश ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ए कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय है तो बचेंगे क्या, सिर्फ स्कूल में लड़के और लड़कियां ही पढ़ रही है, तो फिर सभी क्या बच जाएंगे, कक्षा 11वीं के सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय। मतलब क्या होता है समुच्चय का, पूरक समुच्चय का, कि जो चीज़ हमको ए में दी है उसको छोड़ के यू में से जितना बचा वो सब ए डैश होता है। ठीक, और एक चीज़ बताने की है कि किसी पूरक समुच्चय का अगर आप पूरक निकालोगे, ठीक, पूरक समुच्चय का फिर पूरक निकालोगे तो वो ए ही आ जाता है। ठीक, मतलब अब अगर इसका पूरक मतलब लड़के को छोड़ दो तो क्या बचेंगी, सिर्फ लड़कियाँ ही बचेगी। यहाँ पे अगर इनको छोड़ने लगाए, अब इसके बाहर भी अगर हमने पूरक लगा दिया ए डैश, ठीक, और इसके बाहर मतलब अब क्या हो गया, 2 4 6 8 10 को छोड़ दो तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा। मतलब फिर से क्या मिल जाता है, ए ही मिल जाता है। तो किसी पूरक का पूरक वही समुच्चय हो जाता है। ठीक, और एक चीज़ कि ए क्या है हमारा, यू का उपसमुच्चय है, तो ए डैश जो होता है वो भी हमारा ए का उपसमुच्चय ही होता है। ए क्या होता है, यू का पूरक समुच्चय, यू का उपसमुच्चय सबसेट होता है। वैसे ही ए डैश भी क्या होता है, यू का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो आप इन 2 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों क्या है, उदाहरण 12 क्या लिखा है इसमें, एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से 6 तक के, और उसमें क्या दिया है, ए में दिया है 2 3 और में बी में दिया है 3 4 5। तो उसमें कुछ कहा है कि ए डैश बी डैश और इन 4 चीज़ों को निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश को निकालते हैं। ठीक, ए डैश निकालेंगे तो ए में कितने एलिमेंट है, 2 और 3, तो ए डैश में 2 और 3 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आ गया। अगर बी डैश कहे तो बी डैश में 3 4 5 नहीं लेना है, तो 1 आएगा, 2 आएगा और 6 आ जाएगा। ठीक, अब ए डैश और बी डैश इनका इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब दोनों में क्या कॉमन आया है, तो दोनों में 1 और 6, दोनों में 1 और 6 आया। अब ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, ठीक है, ए के भी सारे एलिमेंट लेना है और बी के भी सारे एलिमेंट लेना है और किसी को रिपीट भी नहीं करना। तो 2 3 4 और 5। ठीक, इतनी चीज़ कही है। अब इसमें एक चीज़ कही है क्या,
कि ए यूनियन बी का पूरक। तो अब इसका पूरक निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये चारों चीज़ें निकल गई है। अब हम निकाल लेंगे इसका ए यूनियन बी का पूरक, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2, 3, 4, 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 और 6। और प्रूफ क्या करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। तो बिल्कुल प्रूफ हो गया। 1/6 क्या है इसका मान, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए कहा था, ठीक है। चारों मान भी निकल गए और ए डैश निकाल के हमने डायरेक्ट प्रूफ भी कर दिया, और एक ही इतना ही क्वेश्चन है ये, ठीक। अब इसके बाद आती है, जैसे ये हमने क्वेश्चन तो प्रूफ किया, तो यही चीज़ आगे बढ़ के क्या होती है डी मॉर्गन प्रमेय, ठीक है। डी मॉर्गन प्रमेय, ठीक है। डी मॉर्गन प्रमेय क्या होती है, ठीक है। डी मॉर्गन प्रमेय क्या है, एक गणितज्ञ है, उसके नाम पर इस प्रमेय को रखा गया है नाम डी मॉर्गन प्रमेय। तो उसने इन्हीं पर एक प्रमेय बताई थी, क्या कि अगर किसी दो सेट, किसी दो समुच्चय, किन्हीं दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक, किन्हीं दो समुच्चयों के सम्मिलन मतलब यूनियन का पूरक, उनके पूरक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, किन्हीं दो समुच्चयों के यूनियन का पूरक उन्हीं समुच्चयों के पूरक के सम्मिलन के बराबर होता है, ठीक। मतलब क्या होता है कि इन दोनों का हम पहले यूनियन निकाल लो, फिर उसका पूरक निकाल लो, और इनके पहले ही पूरक निकाल लो और उनका इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों चीज़ इक्वल होती है। साथ में एक और ऐसी ही चीज़ होती है क्या, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, तो वो किसके बराबर होगा ए यूनियन बी डैश के बराबर। तो ये जो दोनों प्रमेय होती है, ये दोनों की डी मॉर्गन प्रमेय होती है, ठीक। यहाँ पे क्या कहा उसने डी मॉर्गन प्रमेय में कि किन्हीं दो सेट का सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरकों के सम्मिलन के बराबर होता है, मतलब यूनियन के बराबर होता है। तो ये प्रमेय को याद कर लेना है, या इससे याद रह जाएगी कि अगर इस तरफ यूनियन लिया है तो उस तरफ इंटरसेक्शन होगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन रहेगा। यहाँ बाहर पूरक है और इन पे दोनों पे पूरक है, यहाँ इकट्ठे पूरक लगी है दोनों पे, और यहाँ पे दोनों पे अलग अलग। क्लियर है। तो ये डी मॉर्गन प्रमेय जो है आपको बस इन्हीं दो चीज़ों से पता चल जाएगी कि इन्हीं दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरकों के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है, किन्हीं दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरकों के सम्मिलन के बराबर होता है। तो ये होती है डी मॉर्गन प्रमेय, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अब चलते हैं हम कहाँ, पूरकों के गुणधर्म की ओर, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या, पूरक का नियम। तो अगर हम किसी सेट का और उसी के पूरक का अगर ले लेते हैं, किसी सेट और उसी के पूरक का लेते हैं, तो मतलब ए को भी ले लिया और उसके जो बच्चे वाले थे उनको भी ले लिया, तो कुल मिला के वो क्या बन जाता है, एक यूनिवर्सल सेट, ठीक। एक हमने सेट ले लिया ए, और फिर ए का पूरक मतलब ए के बच्चे वाले, तो वो भी पूरे हो गए। तो अब सारे एलिमेंट हो गए, तो वो क्या कहलाता है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। अब अगर ए लिया और ए डैश, तो ए और ए डैश में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, क्योंकि ए में सारे, ए डैश में वही एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते, तो इन दोनों में कॉमन कभी भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ से ये 5 होता है, ठीक। एक बार फिर से कि ए और ए को छोड़कर जितने बचे वो ए डैश में है, तो ए में जितने थे और ए डैश में जितने हैं उनको मिला लो तो सारे एलिमेंट हो जाते हैं, और कुल मिला के वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाता है। फिर ए और ए के जितने बचे वाले हैं वो ए डैश में रहते हैं, तो ए और ए डैश में कभी कुछ कॉमन नहीं रहता, क्योंकि ए में जो है वो ए डैश में नहीं मिलता, तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं है, मतलब 5 होता है। फिर डी मॉर्गन प्रमेय अभी बताया क्या होता है, किन्हीं दो समुच्चयों का यूनियन और उसका पूरक, मतलब किन्हीं दो समुच्चयों के यूनियन का पूरक उनके समुच्चयों के पूरक का सर्वनिष्ठ के बराबर होगा, मतलब इंटरसेक्शन के बराबर होता है। फिर ये किन्हीं दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, किन्हीं दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरकों के यूनियन के बराबर होता है, ठीक। एक तरफ अगर सर्वनिष्ठ है तो दूसरे तरफ यूनियन मिलेगा, तो ये होता है डी मॉर्गन का नियम। फिर द्विपूरक, मतलब किसी पूरक का भी अगर हम पूरक निकालना चाहते हैं तो वही संख्या फिर से हमको वही सेट फिर से मिल जाता है। किसी सेट ए का अगर पूरक निकाला तो वो ए डैश,
और ए डैश का फिर से पूरक निकालेंगे तो वो फिर से ए ही मिल जाता है। और लास्ट फाई का पूरक, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं और उसका पूरक मतलब सब, तो सारा का सारा कितना हो जाता है, यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल का पूरक मतलब जितने हैं सब का पूरक, तो कुछ नहीं होता उसका, अगर यू का पूरक निकालते हैं तो वो फाई ही मिलता है। तो जैसे फाई का पूरक यूनियन है, वैसे यूनियन का पूरक फाई। इसका मतलब होता है कि सारे एलिमेंट, और इसका मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं है। तो सिंपल से थे पूरकों के गुणधर्म। अब करते हैं इसकी प्रश्नावली, ठीक है। क्या है प्रश्नावली 1.5 है। तो देखो क्या लिखा है, मान लीजिए कि U क्या दिया है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। U का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। उसमें 1 से 9 तक दिया है, A दी है, B और C दिया है। तो सबसे पहले कहा क्या है, A का पूरक ज्ञात कीजिए। तो A का पूरक क्या है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को हम छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 5 6 7 8 9। तो ये हो गया A का पूरक। ऐसे B का पूरक, B में कितने हैं 2 4 6 8, तो हम उनको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। तो ये क्या बचा हमारे पास, B डैश। अब कहा है कि A यूनियन C इसका डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A यूनियन C, ठीक है। तो A यूनियन C कितना हो जाएगा हमारे पास, A और C के सारे एलिमेंट। तो 1 2 3 4 और C में क्या आएगा 5 और 6, ये हो गया। अब इसका पूरक हमको निकालना है इससे यूनिवर्सल सेट से। तो 1 2 3 4 5 6 इतने को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 7 8 9, ठीक, सिर्फ इतना सा बचेगा। ऐसा ही A यूनियन B कहा है। तो A यूनियन B कौन सा है, 1 2 3 4 6 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 4 रिपीट हुआ, 6 8। अब इसका भी पूरक, तो हम सार्वत्रिक समुच्चय में से इनको छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 2 3 4, तो 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा, ठीक, ये हो गया। अब किसी पूरक का पूरक, तो A डैश क्या है हमारे पास, ये है 5 6 7 8 9, तो उसका पूरक, इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो 1 से 4 तक 1 2 3 4, ठीक, और इसका मतलब A ही हो जाता है। अब हमको चाहिए B माइनस C। तो अब पहले हम क्या करेंगे, B माइनस C। तो B में से उन एलिमेंट को घटा दो जो C में है। तो क्या घटा देंगे, लिखना B के हैं, 2 उसमें नहीं है, 4 था तो छोड़ दिया, 6 उसमें है, हाँ छोड़ दिया, ठीक है, 6 उसमें है, 2 भी 4 भी है, 6 से भी उनको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 8। अब इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा 1 2, और 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 है उसमें, तो 3 4 5 6 7 और 9, ये बन गया B माइनस C का पूरक, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा कि यदि U एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, तो निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है चारों के, ठीक है। तो A तो हमारे पास दिया है, तो हम इसका A डैश कैसे ज्ञात कर लेंगे, A को छोड़ दो, B को छोड़ दो, C को छोड़ दो, ठीक है, तीनों को छोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा D E F G H। तो ये मिल गया हमको इसका पूरक, ठीक है। ऐसे ही सबके पूरक कैसे निकाल सकते हैं हम, B डैश, D को छोड़ना है मतलब A को ले लो, B को ले लो, ठीक है, C को ले सकते हैं, D को छोड़ देंगे, E को छोड़ देंगे, F को भी छोड़ देंगे, G को भी छोड़ देंगे तो H बचेगा, ठीक। फिर यहाँ से C डैश निकालना है, तो A को छोड़ देंगे तो B है, C को छोड़ेंगे तो D है, E को छोड़ेंगे तो F है, G को छोड़ देंगे तो H है, ठीक। 4 इसमें 4 इसमें, तो इसमें 8 एलिमेंट है, ठीक। ऐसे ही D का पूरक चाहिए तो क्या छोड़ देंगे हम, A इसमें से छोड़ देंगे, A लास्ट में दिया है, ठीक। तो B C D E F G H, ठीक है। तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इजी टू सिंपल। तो अब इसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन का क्या कहा है, समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से समप्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है हमारा वो कौन सा हो गया 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब कुल मिला के वो एक नेचुरल नंबर हो गया। और उस पर निम्न के पूरक समुच्चय,
तो फर्स्ट क्या दिया है हमको, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या का पूरक, ठीक है, ए सम प्राकृत संख्या का पूरक क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या, ठीक है, प्राकृत विषम संख्या हो जाएगी, सम संख्या का पूरक विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको इसी रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 1 3 5 7 अप टू 3 डॉट लगा के छोड़ देना है, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या, तो इसी का उल्टा हो गया वो, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, ये सब क्या है आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या का पूरक सम संख्या और सम संख्या का पूरक विषम संख्या। इसको अगर नंबर में लिखेंगे तो 2 4 6 8 और ऐसे अप टू 3 डॉट। थर्ड क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है, संख्या 3 का एक धन गुणज, मतलब आगे ही चलेगा। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12, तो ये सब 3 के गुणज है, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमको मालूम है कि 2 है, ठीक है, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 13 और अप टू ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और इसका क्रम कोई फिक्स नहीं है, ठीक, और एकमात्र ये सम है, उसके बाद सब विषम है, तो ये अभाज्य संख्या है। एक सेकंड अपन ने कुछ गलत कर लिया, ये इसका पूरक पूछ रहा है ना, ठीक है, संख्या 3 का धन गुणज है, तो अपन क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, ठीक, ये क्या है, इसका पूरक है, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरक हो गया। धन गुणज है कहा तो उसका पूरक नहीं है, ये हो जाएगा। चौथा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको, एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है, ठीक, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का पूरक भाज्य संख्या हो जाती है। फिर पांचवा क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो इसका पूरक एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली, विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है, ठीक है। पूरक का मतलब उसको छोड़ के, तो उसका हम कहें कि एक तरह से उसका उल्टा होता है, तो वो भी हम सही कह सकते हैं। मतलब प्रश्न में कहा है कि वो अभाज्य संख्या, तो उसका पूरक सारी भाज्य संख्या होती है, वैसे ही 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है x, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका पूरक x 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या है, ठीक। फिर आता है 6th क्वेश्चन, क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। फिर आ जाता है 7th क्वेश्चन, क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या, तो सेम वही क्वेश्चन, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। फिर 8th क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एक्स प्लस 5 कितना दिया है, 8, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है 3, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू 3, ठीक, ये हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। फिर 8 के बाद 9th क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्या इस प्रकार दिया है, एक्स सच दैट एक्स, तो इसका पूरक क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स, ये, ठीक, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इस तरीके से लिख दिया, तो ये इसका पूरक हो गया। अब लास्ट इसके बाद क्या 10th था, सॉरी ये 10th था। 9th क्वेश्चन,
साइड में दिया था, ठीक है, 9th साइड में दिया था, क्या था वो था x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2। ठीक, 10th हो गया था। 11th क्वेश्चन क्या दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कितना दिया है वो 2x प्लस 1 10 से छोटा। अगर हम दो इधर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 9, ठीक है, दोनों तरफ से एक एक घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और x ये अगर उस साइड जाता है दोनों साइड 2 से भाग देंगे तो 4.5, मतलब 4.5 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं x सच दैट x इस प्रकार का है तो वो 4.5 इस प्रकार होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम इसको देखें कि जो x है वो 4.5 से ज़्यादा ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.5 से कम है। तो ये हमारे थर्ड के सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये इसमें कहा है कि एक U यूनिवर्सल सेट दिया है, A दिया है और B दिया है, और हमको सत्यापित करना है, और ये क्या है दोनों के दोनों डी मॉर्गन का नियम है। देखो सॉल्व हम जब करेंगे या सत्यापित करेंगे तो सबसे पहले तो हमको A डैश B डैश और ये सब निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले A डैश निकाल लेते हैं। तो A का पूरक 2 4 6 8, मतलब क्या आएगा 1 3 5 7 9। ऐसे ही B का पूरक, ठीक है, B का पूरक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B 2 3 तो 1 आ जाएगा, 2 3 उसमें हो गया 4 आ जाएगा, 5 है उसमें 6 आ जाएगा, और 8 9 यह आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, सही है। अब हमको A यूनियन B भी निकालना पड़ेगा, A और B के सारे सेट लेना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 उधर से क्या आएगा 3 5 और 7। तो ये A यूनियन B ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन, इसका पूरक निकालेंगे हम, ठीक है। तो इनको सबको छोड़ देंगे तो कितना बच रहा है 1, ठीक है, 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 बचा, ठीक। अब यहाँ से हम A डैश B, A और B में इंटरसेक्शन निकालेंगे। वो कितना मिल रहा है, दोनों में 1 है, और 4 3 5 6 8 है 9 9 मिल गया। तो अब हमको सामने सामने दिख गए, तो इसका मतलब क्या हो गया A यूनियन B का पूरक इनके अलग अलग पूरकों के सर्वनिष्ठ के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया। अब उसमें भी यही चीज़ करना है, ठीक है। तो हम A डैश और B डैश हमने निकाल के रखी है, ठीक है। A डैश कितना है 1 है, ठीक है। A डैश कितना है 1 3 5 7 9, और B डैश कितना है 1 4 6 8 9। अब हमको A और B का इंटरसेक्शन चाहिए, A और B का इंटरसेक्शन। तो A और B में क्या क्या कॉमन है 2 है, और बस 2 है, ठीक, 2 है दोनों में, 4 नहीं है 6 नहीं है 5 नहीं 7 नहीं कुछ नहीं। अब इसका पूरक, तो इसका पूरक अगर हमको चाहिए तो 2 को छोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सब मिल जाएगा। अब हमको ने ये निकाल लिया। अब A और B, A डैश यूनियन B डैश, A और B के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। तो 1 लिख लेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 8 और 9। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A और B के इंटरसेक्शन का पूरक उनके पूरकों के यूनियन के बराबर आता है, ठीक, दैट्स इट। दोनों के दोनों सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। तो अब क्या 5वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो देखो पहले का वेन आरेख, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वेन आरेख कैसा होता है। एक आयताकार बंद होता है, आयताकार बंद वक्र जैसा बंद आयत होता है, जिसको सार्वत्रिक समुच्चय माना जाता है। आयताकार आयत को सार्वत्रिक समुच्चय, और उसके अंदर जितने भी सेट हैं उनको एक बंद वक्र माना जाता है,
तो देखो ए और बी का हमको दो सेट दिए हैं, ए और बी, ठीक है, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इनका यूनियन, तो हमको यूनियन पता है इसका कि ए को भी ले लो बी को भी ले लो। अब उसका पूरक कहा तो मतलब ए को भी छोड़ दो और बी को भी छोड़ दो, तो जितना बचा, ये जितना बचा ये सब क्या है, ए और बी के वक्र में अंदर नहीं जाना है, उसके वक्र को छोड़कर जितना बचता है ये सब हमारा क्या है, ए यूनियन बी का पूरक, ठीक, उसके वक्र के अंदर नहीं जाएंगे हम। तो जितना भी है ये सब क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये कहलाता है ए यूनियन बी का पूरक, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है, ए यूनियन बी, और उसको छोड़ के जो बचा वो ए यूनियन बी का पूरक। अब एक चीज़ और अब बताने की रहेगी कि हमने अभी जस्ट पढ़ाई है कि ए यूनियन बी का पूरक ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। मतलब अगर हमको ये चाहिए तो वो भी यही होता है, ठीक। अभी हमने सॉल्व किया ही है कि ये किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ये पहला और दूसरा दोनों सेम टू सेम हो गए। तो थर्ड अगर देखें इन दोनों को, तो इसके लिए वेन आरेख, ये ए ये बी, ठीक है, तो ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब दोनों में कॉमन ये चीज़ है, ये हिस्सा है दोनों में कॉमन, ठीक। तो अब दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ के कहा पूरा, तो उन दोनों को छोड़ के क्या मिलेगा हमको, उन दोनों को छोड़ के हमको ये पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा, पूरा का पूरा वेन आरेख, ठीक है, ये पूरा का पूरा वेन आरेख मिलेगा। पर जो उन दोनों में कॉमन है, हम यहाँ तक के आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के आ सकते हैं इसमें। तो ये जो सारा हिस्सा है वो क्या है, ये जो हिस्सा है सिंगल लाइन वाला वो होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और उसका पूरक, ठीक है। और जो डबल लाइन है वो ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसका पूरक मतलब उतने को छोड़कर पूरा का पूरा हिस्सा। और ये भी डी मॉर्गन का दूसरा ही नियम है, ये किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, यूनियन को थोड़ा और चौड़ा, ठीक है, ये भी डी मॉर्गन प्रमेय है। तो ये जैसा होता है ये भी वैसे ही होगा। तो ये थर्ड है और ये फोर्थ, तो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इसका मतलब भी यही होता है, ए को ले लो बी को ले लो और उन दोनों को छोड़ के तो क्या बचता है, उनका पूरक बचता है। मतलब आसपास का ए का पूरक, मतलब एक में जो आया होगा उसको ले उसको छोड़ दो, बी में आया हो उसको छोड़ दो, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। छठवां क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब जितने भी एक्स है, ये एक्स क्या है हमारे पास, त्रिभुज है, ठीक है, एक्स क्या है, त्रिभुज का समुच्चय है। और उनमें ए क्या दिया है, उन त्रिभुजों के समुच्चय है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है। मतलब वो जो जितने भी हैं उनमें एक कोण जो है 60 के बराबर नहीं है। अब एक कोण मतलब ये उसमें त्रिभुज में 3 कोण रहते हैं, ठीक, हम इसको भी एक से मानते हैं, इसको भी एक से मानते हैं, इसको भी एक से, तो कोई एक कोण 60 का नहीं है, ठीक। अब वो कौन सा कोण 60 का नहीं है वो हमको नहीं पता, तो और हमको बोला है कि उसका पूरक, तो अगर ये कोण 60 का नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 60 का है, बाकी तो 2 होंगे ही। तो एक कोण 60 का नहीं है तो हम बोल देंगे कि वो भी 60 का है, तो उसका क्या निकल जाएगा, पूरक। तो हमारा ए डैश क्या होगा, ए डैश उन सभी त्रिभुजों का, ए डैश उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें सभी कोण, ठीक, सभी कोण 60 अंश के हैं, ठीक। अर्थात का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, ठीक। तो ये हो गया छठवां। 7th जो है इसमें कहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। तो ए डैश और ए दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं तो देखो हमने पूरक के नियम में बताया था कि ए और उसके पूरक तो सब के सब आ जाएंगे, तो ये मतलब ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब हमने बताया था कि ए और ए डैश में कभी कुछ कॉमन नहीं होता,
क्योंकि इसमें के जो बच्चे वाले हैं वो इसमें रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ठीक 5 आ जाता है। अब 5 डेज का मतलब होता है क्या कि कुछ नहीं का पूरक, तो वो सब होता है। तो 5 डेज का मतलब यू, और यू और ए में क्या कॉमन होता है, यू और ए में ए ही कॉमन होता है, ठीक, दोनों में कॉमन ए ही होता है। अब यू डेज का मतलब होता है 5, ठीक, 5 और ए में क्या कॉमन होता है, तो 5 और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता, 5 ही रहता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.5। इसके बाद इसके बाद वाले क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है।